हेलो फ्रेंड्स। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है और मनोविज्ञान में नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए दो मनोवैज्ञानिक बहुत फेमस हैं। पहला कोहलबर्ग और दूसरा जीन पियाजे। हालांकि जीन पियाजे का बहुत अधिक नहीं पूछा जाता है, कोहलबर्ग का पूछा जाता है। तो मैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने अधिगम के विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लिया है, जिसमें थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर और पावलोव। जीन पियाजे का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसके बारे में हमने चर्चा पहले से ही कर लिया है। आज हम इस वीडियो में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत को तीन अवस्थाओं में बांटा है और ये जर्मनी के निवासी थे। मैं ये ज़रूर बता देती हूँ कि ये निवासी कहाँ के थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और पूछ भी लिया जाता है। इससे आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो पश्चिमी देशों से हुए हैं। हमने कोहलर को जाना या फिर थार्नडाइक को जाना या फिर पावलोव को जाना, तो अधिक से अधिक जो सभ्यताओं का विकास तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एक क्रांतिकारी या औद्योगिक या फिर मनोवैज्ञानिक या जो है आविष्कार से लेकर, तो धीरे धीरे वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा विकसित हुई और चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग में लाया गया। तो हमने ये बता दिया कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और ये जर्मनी के निवासी थे। इनके सिद्धांत को जानने से पहले हम दो शब्दों को जान लेते हैं। पहला है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। यानी हमारे सारे सिद्धांत आप देखते होंगे कि ये प्राथमिक शिक्षा परीक्षा के लिए है। यानी आप 1 से 5 तक के जब विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे अपने हर क्रियाओं को वो अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते। क्योंकि हम अभी जब आगे वीडियो बनाएंगे तो भाषा विकास के बारे में बताएंगे कि किस अवस्था में कितनी भाषा का ज्ञान बच्चों को हो जाता है और कितने वर्ष तक उनको भाषाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो जो है बहुत अच्छे तरीके से या शब्द सा अपन जो उनका सोचना रहता है, उनका विचार रहता है, वो व्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए साइकोलॉजी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बच्चे को जब तक आप सही रूप से समझ नहीं पाएंगे उसको आप शिक्षित कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, ये तो नैतिक शब्द बहुत ही व्यापक है, लेकिन कोहलबर्ग के अनुसार मैं बताऊंगी जो इन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में। पहला है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। नैतिक दुविधा यानी जब बालक कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो विचार या कोई किसी भी कार्य को करने के लिए जब उसको किसी एक का भी वो चुनाव न कर पाए, यानी असमंजस की स्थिति में रहे, तो उन्होंने इसको नैतिक दुविधा बताया है। और दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। नैतिक तर्कड़ा यानी कोई भी दो वस्तु जब वो अपने सोच के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा उस दोनों विचार में से या उन दोनों वस्तु में एक का चुनाव कर पाता है तो नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। इनकी अवस्थाओं को बारे में भी जान लेते हैं। तो आप अगर जान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो लिख सकते हैं क्रम से। पहला है इनकी पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व रूढ़वादी अवस्था, जिसको इन्होंने 4 से 10 वर्ष में माना है। दूसरा है परंपरा यानी परंपरा अवस्था या रूढ़वादी अवस्था, जिसको इन्होंने 10 से 13 वर्ष में माना है। और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरा अवस्था, जिसको इन्होंने 13 से 15 वर्ष में माना है। तो आप ये भी जान लीजिए कि यानी ये तो 3 अवस्थाओं में बांटे ही हैं, इनको इन 3 अवस्थाओं को भी दो दो और भागों में बांटा है। जो पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़वादी अवस्था है उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, यानी जो 4 से 10 वर्ष मानी जाती है वो है अहम केंद्रित और दंड आज्ञा पालन। अहम केंद्रित यानी आप खुद ही जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा
वो अपने को ही, मैंने जीन पियाजे के भी सिद्धांत में बताया था, नर्सिज्म की भावना पाई जाती है, आत्मकेंद्रित की भावना पाई जाती है। उस वो बहुत स्वार्थी होता है, वो चाहता है कि सारा प्यार, सारी वस्तुएं बस उसी को मिले, किसी और को ना मिले। अगर आप किसी बच्चे को चॉकलेट देंगे और उसमें से अगर आप थोड़ा सा भी टुकड़ा निकालते हैं तो वो फिर रोने लगता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वस्तु में किसी और को वो दे। और इसी अवस्था में एक और वो पाया जाता है जिसको इन्होंने कहा दंड या आज्ञा पालन। यानी जब उसे आप दंड देने का डर दिखाएंगे तो वो असमंजस की स्थिति में रहेगा कि दें भी या ना दें, या डर के मारे वो दे भी दे। तो ये दोनों दो अवस्थाओं में इन्होंने इसको डिफाइन किया है, पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़वादी अवस्था को। जो दूसरी अवस्था इनकी है रूढ़वादी या परंपरावादी अवस्था, जिसको इन्होंने 10 से 13 वर्ष में माना है। इसमें इन्होंने माना है अनुकरण। और अनुकरण यानी ये बहुत फेमस है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा बालक और या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी अनुकरण के द्वारा अगर आप इसको कुछ कह रहे हैं तो वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। और या फिर आप कुछ कर रहे हैं, आपको देखेगा तो आपको फॉलो करेगा, वो उसी प्रकार करना चाहेगा जैसा कि आप करते हैं। पहला अनुकरण हो गया और दूसरा है आत्मनिर्भर। वो आत्मनिर्भर भी अपने आप को दिखाता है कि नहीं, मैं ये कार्य कर भी सकता हूँ, भले हुआ न कर पाए, लेकिन वो उसके अंदर उस अवस्था में ही वो चीज़ें पाई जाती हैं। यानी परंपरा अवस्था को इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला है अनुकरण और दूसरा है आत्मनिर्भर। अब इनकी तीसरी अवस्था के बारे में जान लेते हैं, जो उत्तर परंपरा अवस्था है, जिसको इन्होंने 13 से 15 वर्ष में डिफाइन किया है। इसको भी इन्होंने दो उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला है सामाजिक अनुबंधन और दूसरा है सार्वभौमिकता। अब सार्वभौमिकता का शब्द बहुत ही व्यापक है, लेकिन जो इन्होंने लिया मैं उन्हीं के शब्द सब में बता रही हूँ कि इन्होंने बच्चों के संदर्भ में क्या माना है। पहला है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन में यानी ये सभी में समान रूप से पाई जाती है। ये जो गुण होता है ये सभी बालकों में, दोनों में समान रूप से पाया जाता है। जबकि जो सार्वभौमिकता है, बालक जो है वो दूसरे के भलाई के बारे में सोचता है, हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। तो हमने इनके बारे में जाना, कोहल वर्ग के बारे में, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, 3 अवस्थाओं में बांटा, और इन 3 अवस्थाओं को दो दो उप अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।